Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. आज की इस विस्तृत चर्चा में ना हम एक ऐसे विषय में प्रवेश कर रहे हैं जो केवल रंगों और रेखाओं तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सदियों पुरानी मान्यताओं, जंगलों की गूंज और मानव सभ्यता के बहुत ही गहरे रहस्यों से भरा हुआ है। हाँ, और बात हो रही है झारखंड की पारंपरिक चित्रकला और शिल्पकला की। सही कहा। देखिए, अक्सर जब भी चित्रकला या कला जगत का जिक्र होता है तो जहन में किसी शानदार आर्ट गैलरी में सजे हुए कैनवस या वो फ्रेम की हुई तस्वीरें उभरती हैं। सामान्यतः ऐसा ही होता है। लेकिन आज जिन कलाकृतियों का हम विश्लेषण कर रहे हैं उनका उद्देश्य महज दीवारों को सजाना नहीं है। बिल्कुल, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों, कपड़ों और मिट्टी की कच्ची दीवारों पर संजोई गई ये कलाकृतियां दरअसल एक पूरा जीवन दर्शन है। एक पूरा दर्शन। ये वे कहानियां हैं जो आदिवासी जीवन, उनके जटिल रीति रिवाजों और प्रकृति के साथ उनके अटूट रिश्ते को दर्शाती हैं। और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद की जीवन यानी आफ्टर लाइफ की मान्यताओं को भी बेहद प्रामाणिक रूप से दिखाती हैं। तो ये चर्चा केवल कुछ सुंदर चित्रों के बारे में नहीं है। बिल्कुल सत्य है। इस चर्चा की नींव में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ना, वो ये समझना है कि कला किस प्रकार किसी समाज के इतिहास और उसकी भौगोलिक पहचान को स्थापित करती है। जब झारखंड की इन आदिवासी कलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है तो वहां केवल प्राकृतिक रंग या ज्यामितीय आकृतियां नहीं दिखती, बल्कि एक पूरे समाज का विकास क्रम दिखाई देता है। हाँ, ये कला एक ऐसा दस्तावेज है जो ये बताता है कि हजारों साल पहले इंसान ने प्रकृति के साथ तालमेल कैसे बिठाया। और आज के आधुनिक युग में जब इन कलाओं को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन जैसे ऐतिहासिक सम्मान मिल रहे हैं तो ये विषय और भी प्रासंगिक हो जाता है। बिल्कुल, ये इस बात का प्रमाण है कि इन रेखाओं के पीछे की जो सांस्कृतिक ताकत है उसे अब विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत झारखंड की प्राचीन स्क्रोल चित्रकलाओं से करते हैं। स्क्रोल यानी वो जो लंबे पट्टे होते हैं। हाँ, विशेष रूप से जादोपटिया और पैठकर के संदर्भ में। सबसे पहले जादोपटिया। यह शब्द ही अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए है। अगर इस शब्द को तोड़ा जाए तो संथाली भाषा में जादो का अर्थ होता है चित्रकार या पेंटर, और पटिया का मतलब है कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर बनाया गया एक लंबा चित्रफलक। एक तरह का कैनवस। हाँ, लेकिन यह कोई आम कैनवस नहीं है, बल्कि कहानी कहने का एक बेहद अनूठा माध्यम है। देखिए, इस कला की विशालता और इसके स्वरूप की कल्पना करना ही बहुत अद्भुत है। क्योंकि ये कोई छोटे आकार के चित्र नहीं होते। बिल्कुल नहीं। जादूपटिया के पटे या स्क्रोल 15 से 20 फीट तक चौड़े और लंबे होते हैं। 15 से 20 फीट, ये तो बहुत विशाल है। हाँ, इसे प्राचीन काल का एक चलता फिरता सिनेमा या ग्राफिक नॉवल भी कहा जा सकता है। जब इन लंबी पट्टियों को धीरे धीरे खोला जाता है तो एक पट पर 4 से लेकर 16 तक अलग अलग चित्र बने होते हैं। और प्रत्येक चित्र एक के बाद एक कहानी के नए अध्याय खोलता जाता है। सही कहा। और इन चित्रों को जीवंत करने के लिए पूरी तरह से प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, जैसे जंगलों से प्राप्त लाल, हरा, पीला, भूरा और काला रंग। ये दिखाता है कि इन कलाकारों की निर्भरता पूरी तरह से उनका अपना जंगल ही था। रंगों और आकार से भी ज्यादा जो बात इस कला में मुझे सबसे अधिक हैरान करने वाली लगती है वो है इसका मुख्य विषय। हाँ, विषय वस्तु बहुत गहरी है। जादोपटिया में केवल शिकार करने या फसल काटने जैसे रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्य नहीं होते। इसमें बहुत ही गहराई से बाघ देवता का चित्रण किया जाता है। बाघ देवता का चित्रण ये बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही मृत्यु के बाद के जीवन यानी आफ्टर लाइफ की घटनाओं को भी दर्शाया जाता है। यह एक बहुत ही दार्शनिक दृष्टिकोण है, क्योंकि संथाली समाज जंगलों के बीच रहता था, जहां बाघ एक बड़ा खतरा भी था और जंगल का रक्षक भी। तो बाघ को देवता मानना और उसकी पूजा करना भय और श्रद्धा के उस संतुलन को दर्शाता है ना। बिल्कुल। साथ ही मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है, यमदूत कैसे आते हैं, ये सब इन रंगों के माध्यम से समझाया जाता है। यह कला मुख्य रूप से संथाल जनजाति में अत्यंत प्रसिद्ध है। झारखंड के दुमका और जामताड़ा जिले इस जादूपटिया चित्रकला के सबसे प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। मृत्यु के बाद के जीवन और प्राचीन स्क्रॉल कला के इस विषय को अगर और गहराई से समझा जाए तो फिर पैठकर चित्रकला का विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है। पैठकर कला। हाँ, पैठकर कला केवल झारखंड के लिए ही नहीं
बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए ऐतिहासिक महत्व रखती है। इसे भारत की सबसे पुरानी आदिवासी चित्रकला माना जाता है ना? बिल्कुल, कई इतिहासकारों द्वारा इसे सबसे पुरानी माना गया है। और जब इसकी जड़ों की खोज की जाती है तो यह तथ्य सामने आता है कि इस कला की शुरुआत सबर जनजाति द्वारा की गई थी। सबर जनजाति जो भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है और घने जंगलों में जीवन यापन करती थी। और इस कला की प्राचीनता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका स्पष्ट उल्लेख हिंदू धर्म के प्रमुख पौराणिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में भी मिलता है। एक आदिवासी मौखिक और दृश्य परंपरा का गरुड़ पुराण जैसे मुख्य धारा के पौराणिक ग्रंथ में उल्लेख मिलना सचमुच एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है। हाँ, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि प्राचीन काल में आदिवासी समाज और मुख्य धारा के समाजों के बीच वैचारिक आदान प्रदान किस स्तर पर होता था। और अगर पैटकर कला के केंद्र की बात करें तो सिंहभूम जिले का अमादुबी गांव इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। इतना प्रसिद्ध कि आज इसे कला जगत में पैटकर का गांव ही कहा जाता है। एक पूरा गांव जो एक प्राचीन कला शैली को समर्पित है, ये अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। और ये कला किसी भौगोलिक सीमा में बंधी हुई नहीं रही। झारखंड के प्राचीन स्क्रोल चित्रकला के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के साथ साथ पैटकर कला का विस्तार पड़ोसी राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी हुआ। और जादू पटिया की तरह ही पैटकर के माध्यम से भी सबर और अन्य जनजातियां अपनी स्थानीय कहानियों और सबसे महत्वपूर्ण मृत्यु के बाद आत्मा के सफर का सजीव वर्णन करती हैं। ये कला मृत्यु के डर को कम करने और उसे जीवन के एक प्राकृतिक चक्र के रूप में स्वीकार करने का एक दार्शनिक तरीका प्रतीत होती है। मृत्यु और उसके बाद की यात्रा के इन रहस्यमयी विषयों को समझने के बाद अब थोड़ा चर्चा का रुख जीवन के उल्लास और त्योहारों की ओर मोड़ते हैं। बिल्कुल, झारखंड की कला जीवन के उत्सव को भी उतने ही भव्य तरीके से मनाती है। यहाँ बात हो रही है सोहराएं और कोहबर चित्रकला की, और इसी संदर्भ में उस ऐतिहासिक पल का विश्लेषण करना भी आवश्यक है जिसने झारखंड की आदिवासी कला को विश्व पटल पर एक नई और आधिकारिक पहचान दी। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2020 झारखंड के इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। हाँ, क्योंकि 2020 में ही झारखंड राज्य को किसी भी श्रेणी में अपना पहला जीआई टैग प्राप्त हुआ था। और ये ऐतिहासिक सम्मान सीधे तौर पर सोहराय और कोहबर चित्रकला को दिया गया। इस टैग को हासिल करने के पीछे सोहराय कला विकास सहयोगी समिति हजारीबाग का अथक प्रयास था, जिन्होंने इसके लिए औपचारिक आवेदन किया था। देखिए, किसी चित्रकला शैली को जीआई टैग मिलना इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि वो कला उस विशेष क्षेत्र जैसे हजारीबाग की मिट्टी और संस्कृति से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। ये टैग ये सुनिश्चित करता है कि इस कला की मूल पहचान का श्रेय हमेशा झारखंड को ही मिलेगा। ये पूरे समाज और राज्य के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जीआई टैग सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये सदियों की विरासत का संरक्षण है। सोहराय चित्रकला की बात की जाए तो ये पूरी तरह से कृषि चक्र और सोहराय पर्व से जुड़ी हुई एक जीवंत कला है। जब वर्षा ऋतु समाप्त होती है और मानसून विदा लेता है, तब आदिवासी घरों में नई ऊर्जा के साथ लिपाई पुताई का काम शुरू होता है, और इसी समय घरों की बाहरी दीवारों को इस चित्रकला से सजाया जाता है। और इस कला का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली चित्रण कला और पशुओं के देवता प्रजापति या पशुपति का होता है। चित्रों में पशुपति को एक विशाल सांड की पीठ पर खड़ा हुआ दिखाया जाता है। हाँ, ये दृश्य जानवरों, कृषि और प्रकृति के प्रति आदिवासी समाज के गहरे सम्मान को बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। और सोहराय कला कोई एक ही प्रकार की नहीं होती, बल्कि इसमें भी क्षेत्रीय विविधताएं पाई जाती हैं। बिल्कुल, इसकी विशिष्ट शैलियों में मंजू सोहराय और कुर्मी सोहराय का नाम सबसे प्रमुखता से आता है। जैसा कि जीआई टैग के दस्तावेजों से भी स्पष्ट होता है, ये चित्रकला विशेष रूप से हजारीबाग जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है। इन मिट्टी की दीवारों पर बने चित्र केवल घर को सुंदर बनाने का साधन नहीं है, ये मानसून के बाद प्रकृति के पुनर्जन्म और नई फसल के आने की खुशी का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक प्रतीक है। इसी हजारीबाग के क्षेत्र में सोहराय के साथ साथ एक और बेहद प्रतीकात्मक कला पनपती है, कोहबर चित्रकला। कोहबर? हाँ, कोहबर शब्द का अर्थ ही इसके पीछे की पूरी भावना को स्पष्ट कर देता है। इस शब्द का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। ये नाम सीधे तौर पर आदि मानव की उस काल की याद दिलाता है जब इंसान गुफाओं में रहता था। सोहराय जहाँ कृषि और पशुओं का उत्सव है, वहीं कोहबर मानव जीवन के आगे बढ़ने और
विवाह का उल्लास है। कोहबर चित्रकला मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर ही की जाती है। इसकी परंपरा ये है कि जब एक नव विवाहित महिला अपने पति के घर आती है तो वो घर की दीवारों पर कोहबर कला का चित्रण करती है। ये एक तरह से उस घर में उसके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। इन चित्रों में घर आंगन के दृश्यों को विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के साथ उकेरा जाता है। इसके अलावा इनमें फूल, पत्ती, पेड़ पौधे और नर नारी का चित्रण बहुतायत में किया जाता है, जो उर्वरता, प्रेम और वंश वृद्धि के प्रतीक हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत सामाजिक परंपरा है ना, जहाँ एक नई दुल्हन अपनी कला के माध्यम से अपने नए घर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। और ये चित्रकला विशेष रूप से बिरहोर जनजाति में बहुत अधिक प्रचलित है। बिरहोर जनजाति मुख्य रूप से वनवासी है, इसलिए उनकी कला में भी जंगल की झलक स्पष्ट होती है। कोहबर कला की एक और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें देवी सिक्की का चित्रण प्रमुखता से मिलता है। देवी सिक्की, जिन्हें उर्वरता और सौभाग्य की देवी माना जाता है, तो वर्ष 2020 में एक साथ सोहराय और कोहबर को जीआई टैग मिलना वास्तव में प्रकृति प्रेम और मानवीय संबंधों को सम्मानित करने जैसा था। प्रकृति, पशुओं और मनुष्य के इसी गहरे संबंध का विश्लेषण करते हुए अब कुछ ऐसी चित्रकलाओं की बात करना आवश्यक है जो पर्यावरण संरक्षण का एक अत्यंत प्राचीन मॉडल प्रस्तुत करती हैं। जैसे गंजू चित्रकला। बिल्कुल, आधुनिक समाज आज पर्यावरण की बात करता है, लेकिन गंजू चित्रकला के माध्यम से झारखंड के आदिवासियों ने इसे सदियों पहले ही अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लिया था। गंजू चित्रकला में मुख्य रूप से वन्य जीव, पालतू जानवरों और विभिन्न वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती हैं। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा महत्व रखती है वो केवल जानवरों के चित्र बनाना नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपा हुआ वो उद्देश्य है जिसे आज की दुनिया कंजर्वेशन या संरक्षण कहती है। यही वो बिंदु है जहां जनजातीय ज्ञान आधुनिक विज्ञान से बहुत आगे दिखाई देता है। आज वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त जीवों यानी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने के लिए बड़े बड़े अभियान चलाए जाते हैं। लेकिन गंजू चित्रकला के माध्यम से आदिवासी समाज ने सदियों पहले ही उन जानवरों की पहचान कर ली थी जिनकी संख्या कम हो रही थी। उन्होंने इन संकटग्रस्त जानवरों को अपनी कला, अपनी कहानियों और अपने रीति रिवाजों का हिस्सा बना लिया। ये पर्यावरण संरक्षण का एक सक्रिय तरीका था। उन्होंने इस कला के माध्यम से अपनी आने वाली पीढ़ियों के दिमाग में ये बात डाल दी कि अमुक जानवर उनके देवता का वाहन है या प्रकृति के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसका शिकार नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा विचार है। आज का पर्यावरण संरक्षण अक्सर प्रतिक्रियात्मक होता है। जब कोई जानवर विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाता है तब उसे बचाने की कोशिश होती है, लेकिन इन आदिवासियों का पर्यावरणवाद उनकी कला में पहले से ही बुना हुआ था। और जानवरों तथा प्रकृति की इसी गहरी थीम को आगे बढ़ाती हुई एक और कला शैली है जो राना तेली एवं प्रजापति उपजातियों द्वारा की जाती है। इन 3 उपजातियों द्वारा की जाने वाली इस कला में भी भगवान शिव को पशुपति के रूप में बहुत भव्य तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन इस राना तेली प्रजापति कला में एक ऐसा तत्व शामिल है जो पूरी तरह से आश्चर्यजनक है, जो इसे बाकी सभी पारंपरिक आदिवासी कलाओं से एकदम अलग कर देता है। वो तत्व इस कला की तकनीकी गहराई को दर्शाता है। वो तत्व है इस चित्रकला में धातु के तंतुओं का प्रयोग, यानी मेटल फाइबर्स या थ्रेड्स का इस्तेमाल। ये तथ्य सचमुच आदिवासी कला के बारे में बनी कई पूर्व धारणाओं को तोड़ देता है। लेकिन मिट्टी की दीवारों या कैनवस पर धातु के धागों का उपयोग करना ये स्पष्ट करता है कि इन कलाकारों के पास न केवल अपनी कलात्मक दृष्टि थी, बल्कि उनके पास धातु कर्म यानी मेटलर्जी की समझ भी मौजूद थी। उन्होंने ये सीख लिया था कि कैसे कठोर धातु को पतले तंतुओं में बदलकर उसे मिट्टी और प्राकृतिक रंगों के साथ जोड़ा जा सकता है। धातु के तंत्रों का ये प्रयोग चित्रकला में एक विशेष प्रकार की चमक, एक नया टेक्सचर और एक नया डायमेंशन जोड़ता है। कह रहे हैं ये इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि आदिवासी कला कभी भी स्थिर या जड़ नहीं रही। समय के साथ जैसे जैसे इन जनजातियों का संपर्क अन्य सामग्रियों से हुआ या उन्होंने नई तकनीकें खोजी, उन्होंने उन्हें बहुत ही कुशलता से अपनी पारंपरिक कला में समाहित कर लिया। उन्नत तकनीकों और गहरे अर्थों वाली इन कलाओं को समझने के बाद अब भित्ति चित्रकला यानी वॉल पेंटिंग्स के ऐतिहासिक और क्षेत्रीय स्वरूप पर चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। झारखंड की भित्ति चित्रकलाएं
हाँ, ये घरों की बाहरी और भीतरी दीवारों पर की जाती हैं और इनमें ज्यामितीय चिन्हों जैसे त्रिभुज, वर्ग, वृत्त का बहुत प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। और ये केवल सजावट के डिजाइन नहीं है, बल्कि इनके पीछे भी गहरे रहस्य छिपे हैं। इन भित्ति चित्रों के ऐतिहासिक महत्व का एक बहुत ही प्रमाणिक संदर्भ वर्ष 1940 से मिलता है। ये वो समय था जब भारत में ब्रिटिश शासन था। संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त W.C. आर्चर ने आदिवासी संस्कृति में गहरी रुचि दिखाई थी। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पत्रिका वर्टिकल मैन में संथाल जनजाति द्वारा दीवारों पर बनाए जाने वाले इन भित्ति चित्रों का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया था। W.C. आर्चर का ये दस्तावेजीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने एक मौखिक परंपरा को अकादमिक मान्यता प्रदान की। आर्चर के दस्तावेजीकरण के अलावा खुद संथाल समाज के लोगों के इन भित्ति चित्रों को लेकर अपनी एक बहुत ही गहरी मान्यता है। संथाल समुदाय का मानना है कि ये ज्यामितीय भित्ति चित्र उनके प्राचीन उद्गम स्थल चाय चंपागढ़ से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि चाय चंपागढ़ हजारीबाग क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन और समृद्ध बस्ती थी, जिसे बाद में उन्हें किन्हीं ऐतिहासिक कारणों से छोड़ना पड़ा। इस नजरिए से देखा जाए तो दीवारों पर उकेरे गए ये चित्र केवल डिजाइन नहीं है, बल्कि ये एक नक्शा है, एक मैप। ये उनका तरीका है अपने खोए हुए घर और अपने प्राचीन इतिहास को अपनी नई पीढ़ियों की यादों में जिंदा रखने का। ये कला के माध्यम से इतिहास को सहेजने का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका एक और दिलचस्प पहलू ये है कि झारखंड जैसे एक ही राज्य के भीतर भौगोलिक दूरियों के कारण भित्ति चित्रकला के स्वरूप में बहुत स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। यदि संथाल परगना क्षेत्र और छोटा नागपुर क्षेत्र की भित्ति कलाओं का एक तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए तो ये विविधता पूरी तरह से उभर कर सामने आती है। बिल्कुल। तो इन दोनों क्षेत्रों की कलात्मक विभिन्नता को समझा जाए, संथाल परगना क्षेत्र के भित्ति चित्रों की बनावट में ऐसी क्या विशेषता है जो उसे अलग करती है? देखिए, संथाल परगना के चित्रों को देखने पर उनमें प्राचीनता का भाव स्पष्ट रूप से झलकता है। इन चित्रों में रंगों से अधिक आकृतियों की प्रधानता होती है। और जो सबसे विशिष्ट तकनीकी विशेषता है वो है इसका एम्बॉस्ड इफेक्ट। हाँ, चित्रों में उभार पाया जाता है। कलाकार मिट्टी की कई परतें चढ़ाकर आकृतियों को इस तरह बनाते हैं मानो चित्र दीवार से बाहर की ओर निकल रहे हों, जिसे एक 3D प्रभाव भी कहा जा सकता है। यह शैली प्राचीन काल की मूर्तिकला और चित्रकला के मिश्रण जैसी प्रतीत होती है। इसके विपरीत यदि छोटा नागपुर क्षेत्र के भित्ति चित्रों का अवलोकन किया जाए तो उनमें आधुनिकता और समय के साथ हुए बदलाव की झलक मिलती है। छोटा नागपुर शैली में आकृतियों से ज्यादा रंगों को प्रधानता दी गई है। यहाँ की दीवारों पर बने चित्र बिल्कुल समतल यानी फ्लैट होते हैं। उनमें कोई उभार नहीं होता, लेकिन उनके रंग बहुत चटक और जीवंत होते हैं। ये तुलनात्मक अध्ययन इस बात को पुष्ट करता है कि कैसे एक ही राज्य के भीतर अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां कला के स्वरूप को पूरी तरह से बदल सकती हैं। संथाल परगना का उभरा हुआ प्राचीन रूप और छोटा नागपुर का समतल रंग बिरंगा रूप दोनों ही झारखंड की विविधता का जश्न मनाते हैं। अक्सर जब झारखंड की बात आती है तो सबसे पहले ध्यान में कोयले की खदानें आती हैं या फिर घने जंगल और बड़े बड़े स्टील प्लांट। लेकिन आज की इस चर्चा में हम एक बिल्कुल अलग और थोड़ी अनजानी दुनिया में उतरने वाले हैं। अगर मैं कहूँ कि मोहनजोदारो की खुदाई में मिली वो जो मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति थी, उसकी तकनीक आज भी झारखंड के गांव में जिंदा है, तो शायद किसी को यकीन ना हो। हाँ, ये सच में हैरान करने वाली बात है। और आज का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो सिर्फ इन सुंदर कलाओं के बारे में जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जब एक शिल्पकार किसी धातु को पिघलाता है या बांस को छीलकर कुछ बनाता है तो वो महज सजावट का सामान नहीं बनाता। वो असल में अपने समाज, अपने पर्यावरण और पूरे इतिहास को आकार दे रहा होता है। कला यहाँ जिंदगी से अलग नहीं है। बिल्कुल, जिंदगी और कला का ये जो एकीकरण है वो मुझे स्ट्रॉ आर्ट यानी पुआल की चित्रकला में बहुत दिलचस्प लगा। हम सब जानते हैं कि धान की खेती कितनी अहम है वहाँ, लेकिन खेती के बाद जो पुआल बच जाता है, जिसे आमतौर पर जला दिया जाता है, उससे चित्रकला कैसे हो सकती है? पुआल तो बहुत नाजुक होता है ना। वही तो इस कला का सबसे जादुई हिस्सा है। ये गांवों के उन बचे हुए संसाधनों का बहुत ही नया और रचनात्मक उपयोग है। शिल्पकार क्या करते हैं कि उस बचे हुए पुआल को एक खास तापमान पर गर्म करते हैं। उस ताप से पुआल एकदम चपटी और समतल पट्टी या रिबन जैसा बन जाता है।
फिर उसे बहुत ही बारीकी से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मुख्य रूप से एक काले रंग के बैकग्राउंड पर चिपकाया जाता है। यानी काले रंग पर वो सुनहरा पुआल। एकदम सही। जब वो चमकीला पुअल उस गहरे काले रंग पर उभर कर आता है तो उसका कॉन्ट्रास्ट इतना सुंदर होता है कि वो किसी भी महंगे सोने की कारीगरी को मात दे दे। ये खेती के अवशेष को सीधे आर्ट गैलरी तक ले आने जैसा है। ये तो हुई खेतों से निकली हुई कला, लेकिन जब हम थोड़ा आस्था और मंदिरों की तरफ मुड़ते हैं तो एक और कला ध्यान खींचती है, बैद्यनाथ चित्रकला। देवघर का बैद्यनाथ धाम तो पूरे देश में प्रसिद्ध है, तो क्या यह चित्रकला पूरी तरह से उसी मंदिर की परंपराओं पर आधारित है? हाँ, इसकी आत्मा बैद्यनाथ धाम ही है। इस कला में मुख्य रूप से शिव बारात के दृश्य, रुद्राभिषेक की रस्में और कन्वरियास की कतार को बहुत ही विस्तार से उकेरा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि लोक कलाएं हमेशा हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पुरानी होती हैं, लेकिन बैद्यनाथ चित्रकला एक आधुनिक दौर में विकसित हुई कला है। अच्छा, तो इसका श्रेय किसके पास जाता है? इसे मुख्य रूप से नरेन जुपंजियारा ने एक व्यवस्थित रूप दिया था। उन्होंने इस स्थानीय परंपरा को कैनवस पर उतारा और एक अलग पहचान दी। उनकी इस रचनात्मक दृष्टि के लिए ही उन्हें 2016 में कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर के सम्मान से भी नवाजा गया था। ये एक नया नजरिया है कि कैसे पारंपरिक विषयों को आधुनिक पहचान मिल सकती है, और शायद यही वजह है कि इन कलाओं को अब नया सम्मान मिल रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि रांची विश्वविद्यालय ने जदुपतिया और पैतकार चित्रकलाओं को अपने फाइन आर्ट्स के सिलेबस में शामिल कर लिया है। इससे जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आएगा? ये सच में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। देखिए, जब कोई कला गांव से निकलकर किसी विश्वविद्यालय के क्लासरूम में पहुंचती है तो उसका एक पूरा व्याकरण तैयार होता है, डॉक्यूमेंट बनते हैं। पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी तक आते आते जो बारीकियां खो जाती हैं वो अब बची रहेंगी। इससे उन गुमनाम कलाकारों को एक बौद्धिक मान्यता मिलती है जो पीढ़ियों से प्राकृतिक रंगों से कहानियां उकलते आ रहे हैं। सही कहा। अब अगर हम उन चित्रकलाओं की बात करें जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं, तो कोहबर और सोहाई का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन लोग अक्सर इन दोनों के बीच उलझ जाते हैं। दोनों दीवारों पर बनती हैं, लेकिन इनके पीछे का जो संदेश है वो बिल्कुल अलग है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोहबर का सीधा संबंध विवाह से है। देखो, पकड़ा आपने। कोहबर शब्द का अगर अर्थ निकालें तो कोह का मतलब होता है गुफा और बार का मतलब दूल्हा। ये मुख्य रूप से शादी के समय नवविवाहित जोड़े के कमरे की दीवारों पर बनाई जाती है। इसमें सिल्की, जिन्हें देवी का रूप माना जाता है, उनका चित्रण होता है। साथ ही इसमें प्रजनन और स्त्री पुरुष संबंधों के प्रतीक उकेरे जाते हैं। ये घर की महिलाओं द्वारा नए जीवन की शुरुआत का एक उत्सव है। और इसके ठीक विपरीत सोहराई का दायरा घर के अंदर से निकलकर बाहर खेती और जंगलों तक जाता है। सोहराई तो शायद दिवाली के आसपास मनाया जाता है ना, जब फसल कट रही होती है। हाँ, और इसीलिए इसमें प्रजापति या पशुपति की आकृतियां मुख्य होती हैं। इसमें सबसे ज्यादा जोर जानवरों, पक्षियों और पेड़ पौधों पर दिया जाता है। ये असल में प्रकृति और पशुधन के प्रति एक आभार जताने का तरीका है। कोहबर परिवार और आंतरिक जीवन का प्रतीक है और सोहराई बाहरी जीवन और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का। ये समझना बहुत जरूरी है, और इनकी अहमियत इस बात से ही पता चलती है कि 2021 में भारतीय डाक विभाग ने कोहबर और सोहराई चित्रकला पर एक विशेष लिफाफा भी जारी किया था। ये साबित करता है कि ये अब राष्ट्रीय धरोहर बन चुकी हैं। राष्ट्रीय धरोहर से याद आया, वो कौन सी कला थी जिसका जिक्र मैंने शुरू में मोहनजोदारो से जोड़कर किया था? डोकरा कला। हाँ, डोकरा, या जिसे कुछ जगहों पर धोकरा भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे सीरे पेडू और धाड़वा यानी घड़वा भी कहते हैं। ये एक धातु शिल्प है। लेकिन इसमें आम लोहार की तरह लोहे को पीटकर आकार नहीं दिया जाता। इसमें लॉस्ट वैक्स कास्टिंग यानी मोम कास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल होता है। सुनने में तो ये किसी बहुत एडवांस्ड इंजीनियरिंग जैसा लगता है। एक गांव के परिवेश में बिना किसी फैक्ट्री के धातु की ऐसी ढलाई कैसे होती है? ये प्रक्रिया देखने में सच में किसी चमत्कार जैसी है। सबसे पहले शिल्पकार चिकनी मिट्टी से मूर्ति या बर्तन का एक ढांचा बनाता है। जब वो सूख जाता है तो उसके ऊपर मधुमक्खियों से निकाले गए प्राकृतिक मोम की परतें चढ़ाई जाती हैं और उसी मोम पर सारी डिजाइन की बारीकियां उकेरी जाती हैं। अच्छा, तो डिजाइन मोम पर बनता है? हाँ, फिर उस मोम के ऊपर दोबारा मिट्टी का एक बहुत मोटा लेप लगाया जाता है। बस एक छोटा सा छेद छोड़ दिया जाता है। अब इस पूरे सांचे को भट्टी की तेज आंच पर पकाया जाता है, जिससे वो अंदर का मोम पिघलकर उस छेद से बाहर निकल जाता होगा। तभी इसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग कहते हैं।
मोम वहां से गायब हो जाता है और एक खोखली जगह बन जाती है। टेम्परेचर पर पिघलाकर अंदर डाल दिया जाता है। वो पिघली हुई धातु मोम वाली खाली जगह को भर लेती है। जब धातु ठंडी हो जाती है तो बाहर की मिट्टी को हथौड़े से तोड़ के हटा दिया जाता है। अंदर से चमकती हुई कांसे की मूर्ति एक ही टुकड़े में निकलती है, बिना किसी जोड़ के। बिना किसी जोड़ के। सोचिए, जहां आज बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वहां मलेर जैसी जनजातियां आज भी इस हजारों साल पुरानी तकनीक से इतना बारीक काम कर रही हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। गांव में धान या चावल नापने के लिए जो पहला इस्तेमाल होता है वो भी इसी डोकरा कला से बनता है। ये आम जिंदगी का हिस्सा है। इसका काम कहाँ-कहाँ होता है मुख्य रूप से? झारखंड में इसके 5 बड़े क्लस्टर हैं: हजारीबाग, रामगढ़, दुमका, खुंटी और पूर्वी सिंहभूम। इसके अलावा रांची के बैरो इलाके में भी शिल्पी बहुत सक्रिय हैं। सरकार का हस्तकारघा निदेशालय और जमशेदपुर की संस्था कला मंदिर इसको बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक अजीब सा विरोधाभास भी है। कैसा विरोधाभास? देखिए, हालांकि ये झारखंड में इतनी सक्रिय है, लेकिन जब जीआई टैग की बात आती है तो वो तेलंगाना के आदिलाबाद को मिला हुआ है। ये तो थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। कला एक जगह इतनी गहरी जुड़ी है और टैग किसी और राज्य को। असल में डोकरा किसी एक राजनीतिक सीमा में नहीं बंधी है। ये झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना समेत पूरे मध्य और पूर्वी भारत की साझी जनजातीय विरासत है। तेलंगाना के कारीगरों ने शायद इसे लीगली डॉक्यूमेंट करने में पहल की, इसलिए उन्हें टैग मिल गया। ये याद दिलाता है कि कला स्टेट बॉर्डर से बहुत बड़ी होती है। सही कहा आपने। बॉर्डर्स और सीमाओं से आगे बढ़ें तो धातु के बाद हम आते हैं मिट्टी, घास और बांस पर। खास तौर पर पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावान का मुखौटा शिल्प। छऊ नृत्य के वो रंग बिरंगे बड़े मुखौटे, इनको पहनकर तो उन्हें बहुत तेज नाचना होता है। तो इनका वजन तो बहुत भारी पड़ता होगा। वही तो, इन मुखौटों की सबसे बड़ी खासियत है कि ये भारी नहीं होते। छऊ नृत्य की सारी ऊर्जा इनमें बसती है, इसीलिए इनका हल्का होना बहुत जरूरी है। इन्हें बनाने वाले शिल्पकारों को महापात्रा, महाराणा या सूत्रधार कहा जाता है। ये इन्हें मिट्टी का ढांचा बनाकर बनाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कागज और कपड़े की कई परतें चिपकाई जाती हैं। तो मिट्टी अंदर से निकाल ली जाती होगी बाद में? बिल्कुल, सूखने के बाद मिट्टी निकाल ली जाती है। इसीलिए मुखौटा अंदर से कागज और कपड़े का रह जाता है, जो उसे बहुत हल्का और नर्तक के लिए आरामदायक बनाता है। ये वजन और मजबूती के बीच का कमाल का संतुलन है। ये संतुलन तो मुझे लगता है कि घास और बांस की कारीगरी में भी पूरी तरह दिखता है। संथाल परगना के इलाके में बरसात के मौसम में जो घासी घास का काम होता है वो बहुत दिलचस्प है। वो सुबही घास का इस्तेमाल करके जो एक जंगली घास है उससे कटोरी जैसी चीजें बना लेते हैं। हाँ, सुबई घास में लचक भी होती है और मजबूती भी। और बांस की बात करें तो महाली जनजाति को नहीं भूल सकते। उन्हें तो सरल कारीगर कहा ही जाता है। इसके अलावा बिरहोर, गोंड और पहाड़िया जनजाति भी बांस शिल्प में माहिर हैं। उन्हें पता होता है कि बांस से कब और कैसे काम लेना है जिससे वो टूटे ना। और इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण वो 2 ट्रेडिशनल छाते हैं जिनका जिक्र बार बार आता है, छातम और चुकरी। ये नाम ही अपने आप में बहुत अलग है। जो छातम होता है वो पूरा बांस की बारीक तीलियों से बना एक खास छाता होता है, और दूसरी तरफ जो चुकरी है वो गूनू पत्ते से बनता है। सोचो, बरसात से बचने के लिए जंगल के पत्ते और बांस का छाता, ये एकदम जीरो वेस्ट जिंदगी का उदाहरण है। और मैंने ये भी सुना है कि पहाड़िया जनजाति की महिलाएं कूकी कंघी और कूकी माला भी बनाती हैं। ये सब इस बात का प्रमाण है कि ये कलाएं पर्यावरण के खिलाफ नहीं जाती, बल्कि उसके साथ बहती हैं। एक महिला जब वो कूकी कंघी इस्तेमाल करती हैं या चूकरी ओढ़कर खेत में जाती हैं तो वो नेचर का ही हिस्सा लगती हैं। ये ज्ञान बस पीढ़ी दर पीढ़ी बह रहा है। इन सब पुरानी और गहरी जड़ों से निकलकर जब हम इस बात पर आते हैं कि झारखंड की इसी जमीन से निकला कोई आधुनिक चित्रकार आज के कैनवस पर क्या बनाता है, तो चर्चा का रंग थोड़ा बदल जाता है। ललित मोहन रॉय का नाम यहाँ बहुत बड़ा है। दुमका के इस चित्रकार ने तो कला का एक पूरा माहौल ही बदल कर रख दिया। ललित मोहन रॉय की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उन्होंने संथाली जीवन शैली और उनके संघर्षों को अपने कैनवस का मुख्य विषय बनाया। उनके काम को आज पटना संग्रहालय, दुमका संग्रहालय और संथाल नृत्य कला केंद्र में देखा जा सकता है। उन्होंने सिर्फ अपनी पेंटिंग नहीं की, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए दुमका में स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना भी की।
उनके इन्हीं कामों के लिए उन्हें 1970 में कलाश्री सम्मान और 2015 में झारखंड सरकार का राष्ट्रीय शिखर सम्मान भी मिला। ये किसी भी कलाकार के लिए बहुत गर्व की बात है कि वो अपनी मिट्टी को इतनी ऊंचाई दे। और इसी कड़ी में एक और बड़ा नाम सामने आता है, ज़ाहरिया में जन्मे हरेन ठाकुर का। उनका काम मुझे थोड़ा अलग इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने अपनी चित्रकारी को गैलरी में कैद नहीं किया। अगर कोई रांची में घूमे, चाहे वो रॉक गार्डन हो, श्री कृष्ण पार्क हो या रांची का रेलवे स्टेशन, वहां हर जगह उनकी विशाल चित्रकारी भीड़ के बीच मौजूद है। हरेन ठाकुर के काम में एक गहरी सामाजिक और पर्यावरणीय चेतना दिखती है। उनकी एक बहुत ही मर्मास्पर्शी पेंटिंग है जल संकट। इसमें उन्होंने एक सूखते हुए तालाब का दृश्य उकेरा है। उसमें पानी की कमी से मछलियां तड़प रही हैं और कमल का फूल, जो हमेशा खूबसूरती का प्रतीक होता है, वो कीचड़ में मुरझा रहा है। ये उस अंधे विकास पर एक बहुत बड़ा सवाल है जो नेचर को तबाह कर रहा है। उन्हें ऑल इंडिया फाइन आर्ट कैमलिन फाउंडेशन अवार्ड से भी नवाजा गया है। वो जल संकट वाली पेंटिंग सच में दिमाग को हिला के रख देती है। एक तरफ हमारे पास वो कोहबर और सोहराई हैं जो प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, बांस का वो चुकरी छता है, और दूसरी तरफ आधुनिक कैनवस पर वो तड़पती मछलियां हैं जो इशारा कर रही हैं कि शायद हम गलत रास्ते पर हैं। आज हमने पुआल से शुरू करके डोकरा के कान से और फिर कैनवस तक का जो लंबा सफर तय किया, वो असल में हमारे और प्रकृति के बदलते रिश्ते की कहानी ही लगी मुझे। और इसी मोड़ पर एक अजीब सा एहसास पैदा होता है। आज की इस तेज दुनिया में जहां 3D प्रिंटर और मशीनें मिनटों में हजारों चीजें बना देती हैं, वहां मोम और मिट्टी से महीनों में बनने वाली इन हस्तकलाओं की जगह क्या है? क्या ये सिर्फ ग्लास बॉक्स में रखने वाली धरोहर है, या फिर इनमें हमारी जड़ों और एनवायरनमेंट से जुड़े रहने का कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम तेज दौड़ती जिंदगी में पीछे छोड़ते जा रहे हैं? ये सवाल सच में ठहरकर सोचने वाला है। क्या छतुम छता बस एक पुरानी चीज है, या फिर ये इस बात का एहसास है कि हम इस धरती पर मालिक नहीं, बस एक हिस्सेदार हैं? किसी को भी इस पर जरूर विचार करना चाहिए। आज की इस लंबी और गहरी चर्चा में बस इतना ही। अगली बार इस ऐसे ही किसी नए और दिलचस्प सफर पर फिर निकलेंगे। हाँ, तब तक अपने आसपास की कला और उसकी कहानियों को एक नए नजरिए से समझने की कोशिश करते रहिए। The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for